देखो क्या बोल रहे, डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट सांस ले सकते हैं? वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्वाइट नॉट क्वाइट डायरेक्ट। देखो अपन क्या बोले कि क्या प्लांट सांस ले सकते हैं, तो इसका जवाब जो है ना बोलते इतना आसान नहीं है, इतना डायरेक्ट नहीं है ना, नॉट सो क्वाइट डायरेक्ट बोले तो एकदम साफ साफ सीधे सीधे इसका जवाब नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला, जवाब क्या है लेकिन इसका? यस है, हाँ प्लांट सांस ले सकते हैं, लेकिन अपन जिस तरीके से लेते उस तरीके से लेते क्यों नहीं? थोड़ा उनका अंदाज अलग है सांस लेने का ना। जैसे देखो, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर। हर किसी को ऑक्सीजन होना, रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होना, ऑक्सीजन तो चाहिए, है ना। ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2। और वो क्या करते, CO2 रिलीज, जैसे अपन करते हैं ना वैसे करते, यानी रेस्पिरेशन तो उसी को बोलेंगे ना, ब्रीदिंग के ऑक्सीजन लेना है, CO2 रिलीज करना, इसी को क्या बोलेंगे अपन, रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक। तो ऑल्सो गिव्स CO2 भी छोड़ते भी है बोलते हो, ठीक। तो समझ में आया। देखो प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन भी लेते हैं, CO2 भी लेते हैं। जब CO2 लेंगे तो क्या बनेंगे, खाना। हाँ बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब ऑक्सीजन लेंगे तो क्या करेंगे, खाने को तोड़ेंगे, यानी रेस्पिरेशन करेंगे। क्या करेंगे बोलो, रेस्पिरेशन करेंगे। प्लांट्स अनलाइक एनिमल, प्लांट एनिमल के अलावा या फिर उससे बगैर कैसा करते, उससे थोड़ा हटकर, हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। अपन क्यों बोल रहे हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन तो करते हैं लेकिन उनका तरीका अलग है, क्योंकि प्लांट के पास एनिमल की तरह लंग्स नहीं होते, ऑर्गन नहीं है फॉर गैसियस एक्सचेंज। बट लेकिन क्या वो करते नहीं, क्या गैसियस एक्सचेंज करते, दे हैव स्टोमाटा, स्टोमाटा मालूम है ना, एंड लेंटिसल्स, लेंटिसल्स क्या बोलते हैं, स्टेम में भी रहते हैं, स्टेम में रहते हैं। देखो ये लेंटिसल, दिख रहा, दिखा, ये सारे क्या है, ये छोटे छोटे लेंटिस, यानी बारीक बारीक सुराख, सुराख रहता है अंदर, वॉल फटकर झाड़ की छाल फटकर ऐसा सुराख बन जाता है थोड़ा, जिसमें से कैसी एक्सचेंज हो पाएगी, बाग फटकर। आई बात समझ। चलो ये दिख रहे, इसमें छोटे छोटे दिख रहे ना, ये जो दीवार थी उसकी जो छाल थी वो पड़ गई, इसमें एक सुराख बन गया, उसी सुराख दो यहाँ पर भी दिख रहा है, ऐसे बड़े बड़े सुराख है लंबे लंबे, तो इसी को बोलते हैं वो लेंटिसल। क्या बोल सकते हैं, लेंटिसल। तो इसमें से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। क्या होगा बोलो, अब देखो, तो इस तरीके से, किस तरीके से, दो तरीके से, एक तो स्टोमाटा के जरिए और दूसरा लेंटिसल्स के जरिए गैसियस एक्सचेंज करता है अपना प्लांट, ठीक। फॉर दिस पर्पस, तो उसके पास में रेस्पिरेशन करने के लिए, सांस को अंदर लेने के लिए क्या रहते, एक स्टोमाटा रहता है और एक लेंटिसल्स रहते। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अभी प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अपने को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है प्लांट को उतनी है। प्लांट कहीं भाग कर जा रहा है नहीं, प्लांट को कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता नहीं, प्लांट को उठापट करना पड़ता कुछ भी नहीं, जैसा है वैसे ही खड़े रहना पड़ता। लेकिन फिर एनर्जी लगती क्यों उसको, क्योंकि चीज़ों को अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग पड़े थे, याद है, तो उसमें एनर्जी लगती है। क्या लगती है उसमें, एनर्जी लगती है। ये बात समझ। बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो उसमें एनर्जी लग जाएंगी, है, और साइटोप्लाज्म में स्ट्रिंग है उसमें भी क्या लगेंगी, एनर्जी लगेंगी। हाँ खाना तोड़ने से भी लगेंगी, बिल्कुल नहीं, खाना तोड़ने का तो बनेगा, खाना बनाने के लिए लगेंगी, खाना तोड़ने में तो मिलेंगी ना अपने को कितना एनर्जी, थोड़ी बहुत लगती भी। कि प्रोसेस कैसी है, जैसे अपन ने फोटोसिंथेसिस पढ़े थे कि पहले थोड़ी सी दो फिर बाद में निकालो,
पढ़े थे कि नहीं? पहले स्टार्टिंग में अपने को लगाना पड़ेगा, पहले अपने को सबसे पहले अपने बनाए थे, फिर वही लगाकर खाना बना लिए थे। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले थोड़ी सी लगाएंगे और बाद में फिर बहुत सारी एनर्जी बनाएंगे। समझ रहे? चलो there is very little transport of gases from क्या बोला देखो, from one plant part to another, यानी बहुत कम ट्रांसपोर्ट। मैंने बोला ना कुछ काम नहीं इनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अलावा, और ट्रांसपोर्ट भी बहुत छोटा सा रहता है, ठीक है। प्लांट के अंदर ही से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इनको काम पड़ता है एनर्जी का, ठीक है। There is very little transport of gases from one plant part to another, यानी उसी प्लांट के, जैसे फॉर एग्जांपल खाने ये से पत्ते में से रूट में आने के लिए एनर्जी लगती है थोड़ी बहुत, ऐसा बोले, और बहुत कम ट्रांसफर करना पड़ता है उसको। हमेशा ऐसा नहीं है कि अभी कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ठीक। सेकंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स एनिमल्स टू। देखो सेकंड चीज क्या है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्लांट को इतनी नीड ही नहीं है, क्यों नहीं? मैंने अभी बताया ना, एनर्जी की उतनी जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि मूवमेंट नहीं, वो हाँ लोकोमोशन नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता, इसीलिए फिर जितनी बनाएंगे उतना सफिशिएंट हो जाएंगे उसको। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर उसको बड़ा सा लंग्स लगा देंगे अपने प्लांट को तो क्या होगा, हाँ इतना सांस लेंगे, इतनी एनर्जी क्या करेंगे फिर, समझ आ रही बात? रूट्स देखो प्लांट्स, सेकंड प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज, जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गया, लीव, रिस्पायर एट रेस्ट रेट्स फॉर द लोअर देन द एनिमल्स टू। अब ये सारे पार्ट अपना अपना अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं, इनके अंदर जहाँ सुराख रहता है वहाँ से ऑक्सीजन जाती है, CO2 निकलती है, ऐसा। तो उसने बोला रूट स्टेम एंड लीव्स रिस्पायर एट रेट, तो रूट हो गई, स्टेम हो गई, जो हो गई, वो सारे रेस्पायर करते, लेकिन कौन सी स्पीड से करते? रेट लोअर देन द एनिमल्स टू। हम जिस स्पीड से करते ना, हाँ यानी हम जितना सांस लेते हैं, जितना छोड़ते हैं, उससे थोड़ा कम ही छोड़ते हैं लोग, ठीक, उससे थोड़ा कम ही लेते। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस photosynthesis are large volume of gaseous exchange. Only during photosynthesis are large volume of gaseous exchanged, and each leaf is well adapted to take care of its own need during this process period. अब देखो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था ना, उस दौरान ही कितनी सारी ऑक्सीजन अंदर आ गई थी, कितनी सारी एयर अंदर आ गई है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज, उसी दौरान बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ईच लीफ विल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड, यानी हर लीफ अपनी जिम्मेदारी या फिर बोल सकते अपनी ज़रूरत खुद उठाने वाला है। जैसे अलग अलग लीफ है ना, हाँ जैसे किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, किसी को थोड़ी और कम पड़ती है ना, या फिर ऑक्सीजन को अलग अपन ने देखे थे वहाँ पर क्या कौन सा बातें बोलते हैं उसको, C4 साइकिल है ना, अलग अलग सेल के अंदर ऑक्सीजन का और इसका डिपार्टमेंट है। तो हर लीफ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो अडेप्टेड है, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। When cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem. जब सेल क्या करता है बोलो, देखो फोटोसिंथेसिस करता है, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cell. हाँ फोटोसिंथेसिस करने के दौरान भी ऑक्सीजन लगता है थोड़ा थोड़ा, बाहर से तो लिए नहीं थे, लेकिन वाटर को उसको तोड़कर तो नहीं, वाटर को तोड़ के अपन ने वो बने थे ना, ठीक है चलो ये बात नहीं। तो इसने क्या बोला, व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसिस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस सेल्स। जब सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रहे फिर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आएगा नहीं। फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ का प्रॉब्लम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लेंगे उसका प्रॉब्लम आएगा ना। सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल, क्योंकि O2 वहाँ पर रिलीज होती है, बनती नहीं है, ठीक है। थर्ड, the distance that gases must diffuse
इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। यानी अगर बहुत दूर भी अगर बोले ना, बहुत बड़े प्लांट में भी गैसेस जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है वो सारे भी छोटे ही रहते हैं। तो अब ये सारी क्या नॉर्मल बात है, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा जिससे क्वेश्चन आए करे। पहले दो पैराग्राफ पूरे इंट्रोडक्शन गए थे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ है ना, अभी तक के भी नहीं आया। ठीक है। ईच लिविंग सेल इज इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। जो हर लिविंग सेल है वो बहुत ही नज़दीक है। बॉडी बहुत बड़ी है कि प्लांट की है, तो खतरनाक बहुत बड़ी बॉडी जिसमें अंदर बहुत कुछ अगर सरफेस से नज़दीक है ना, जैसे देखो अपना हाथ है तो अपने हाथ में अंदर की जगह यहाँ से यहाँ तक अंदर तक की है, तो प्लांट का वैसे है। बहुत खोल बॉडी नहीं है उसकी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर तक जा ही नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर लीफ। अब ये किसके लिए सही है बोलता, लीफ के लिए, क्योंकि लीफ बहुत पतले रहते हैं ना, इसलिए। यू मे आस्क बट वॉट अबाउट थिक वुडी स्टेम। अब तुम पूछेंगे बोलते थिक वुडी स्टेम में क्या बोलो, गैसियस अंदर कैसे जाएंगी, हाँ लेंटिल सेल्स के जरिए। बढ़िया। इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ओरिएंटेड in thin layer of in stem तो क्या बोला, in stem the cells are oriented in thin layer, हाँ in stem the cells are organized in thin layer inside and beneath the bark। क्या होता है देखो, स्टेम के अंदर थिन लेयर, पतली सी लेयर एक बन जाती है, बोलते बार्क के नीचे, छाल के नीचे। ठीक। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स। उसमें ओपनिंग भी रहती है, सांस लेने के लिए थोड़ा सा सेल्स भी रहते और उस ओपनिंग भी रहती है। ठीक। लेंटिसेल बोलते हैं उसको। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड। जो अंदर के सेल रहते हैं वो डेड रहते एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। वो क्या करते हैं, सिर्फ मजबूती देते है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देते बस, है ना। Thus, most of cells of the plant have at least a part of their surface in contact with air। इसलिए बोलता कि most of the plant have at least a part of their surface in contact with air। इसलिए बोल सकते कि प्लांट के कुछ ना कुछ हिस्सा तो सरफेस से कांटेक्ट में रहता ही रहता है। ठीक है। This is also facilitated by the loose packaging of parenchyma cells in leaves, stems, roots, which provide an interconnected network of the air। अब देखो ऐसा क्यों भी होता है, प्लांट क्यों रेस्पायर कर लेते हैं, क्योंकि उसके जो सेल्स रहते हैं उनके बीच में गैप रहती है, उसके जरिए ऑक्सीजन अंदर आती रहती है। समझे बात, उस गैप के जरिए ऑक्सीजन अंदर तक ट्रांसफर हो सकती है। हाँ पैरेंकाइमा सेल्स है वैसा, वो सेल्स का नाम है उसके पैरेंकाइमा। जैसे अपने सेल्स रहते हैं ना, नर्व सेल है, हार्ट के सेल है, आरबीसी सेल है, तो उस तरीके से प्लांट के अंदर तीन तरीके के सेल्स रहते हैं। कॉलनकाइमा, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या रहते हैं, कॉलनकाइमा, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जिसमें से जो पैरेंकाइमा रहते हैं ना, पैरेंकाइमा सेल्स वो लिविंग रहते, क्या रहते हो, लिविंग रहते, लिविंग। मतलब ये गैप प्रेजेंट रहने की वजह से हो जाती है। हाँ गैप प्रेजेंट रहने की वजह से अंदर तक की ऑक्सीजन आसानी से चली जाती है उसके अंदर। गैप। ठीक है। द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस CO2 and water and end product yields energy, most of which is given out as heat। अब देखो जब पूरी टोटल क्या करते हैं अपन, कंप्लीट कंबस्शन करते हैं। जैसे हम कंप्लीट ग्लूकोज बनाए थे 1 मोल, अब यह 1 मोल को तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है उसको। देखो C6H12 और 6 है, टूटेगा क्या है, C6 कार्बन में, 6 वाटर में, 6 इसमें CO2 में, 6 वाटर में। ठीक है। एनर्जी जैसे उनके बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। बिल्कुल। तो वो एनर्जी कौन से फॉर्म में होंगी, हीट की फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, हीट। याद रखना। तो कोई टेंशन नहीं उसका भी। दिस इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूज टू द सेल, अगर ये सेल के लिए एनर्जी इस्तेमाल करी जाए बोलते तो क्या होगा, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट।
वो क्या करना इसके काबिल है, इसको यूटिलाइज कर सकता है टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल, यानी सेल क्या करेंगे इसको इस्तेमाल करेंगे और उससे दूसरी एनर्जी बनाएगा, उससे थोड़ी दूसरी चीज़ें बनाएगा। द स्ट्रेटजी दैट the plant cells uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. The key is to oxidize glucose not in one step but in several steps. तो क्या बोलो उसमें आ सके, जो प्लांट की जो स्ट्रेटजी है ना कि एक इसमें रिएक्शन मत कर लो, कई सारे लंबा रिएक्शन लेके आओ, उससे क्या होगा कि जितनी हीट रिलीज हो रही उसको सारी को पकड़ पाएंगे, उससे एटीपी बना पाएंगे। अब जो एकदम से बहुत सारी हीट एनर्जी होगी तो इतनी एटीपी कैसे बना पाएंगे? हाँ, तो वो वेस्ट हो जाएंगी क्योंकि वो हीट की फॉर्म में होती। अब बोले हीट की एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं अपन, वैसा गर्मी को स्टोर कर सकते हैं अपन? कोई बर्नी में गर्मी स्टोर करके रख दी, अब जैसे चाय बनाने का एकदम छोड़े पूरी चाय बन गई, ऐसा होगा क्या? नहीं, तो गर्मी से रिलीज हो जाएंगी, हीट क्या एकदम रिलीज हो जाएंगी। इसीलिए बोला उसने कि तुम क्या करते तो एक स्टेप में करते है ना, स्टेप बाय स्टेप, कई सारे स्टेप में, बिल्कुल, तो कई सारे इसमें 10 में 4 में 5 में 6 में 6 स्टेप में रिएक्शन करते ताकि एकाध रिएक्शन के बीच में जो एनर्जी रिलीज हो ना उसको अपन पकड़ सके आसानी से। तो उनकी ये स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी? देखो, the strategy that the plant cell use is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. यानी सारी के सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज नहीं होना चाहिए, उसको उन्होंने पकड़ लेना चाहिए एटीपी की फॉर्म में, ये उनका मकसद था। नहीं तो देखो दिन भर पढ़ रहे और उसके बाद में क्या 2 घंटे उसमें काम किए, बाकी सारे वेस्ट। तो ऐसा नहीं होने वाला, इतनी बड़ी एनर्जी तो बनाया उसने लेकिन पूरी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी, प्लांट को कुछ मिली नहीं, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना फिर ऐसा। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट ओनली इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स एंडिंग सम क्या बोले सेवरल स्मॉल स्टेप्स, ताकि हीट रिलीज ना हो जाए। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स enabling some steps to be just large amount such that the energy release can be coupled to ATP synthesis. देखो क्या बोला, the key is oxidized to glucose into one step, not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP सिंथेसिस। वही जो मैंने बात बताया कि अगर एक ही स्टेप में पूरी एनर्जी रिलीज होगी तो फिर वो पकड़ नहीं सकते उसको। छोटी एक स्टेप के बाद में कई सारे स्टेप्स में अगर एटीपी रिलीज होंगी, एकदम से ना करके थोड़ा खाएंगे तो पचेगा ना यार, है ना। एकदम से पूरा ही खाना ला के रख दिया किसी ने, एक काम करो बोले पूरे महीने भर का खाना ला के रख दो, कर पाएंगे स्टोर? नहीं कर पाएंगे, पेट में तो बिल्कुल भी नहीं। खाना ला के रखा, बाहर बना बनाया खाना, ठीक है ना, ऐसा रॉ मटेरियल नहीं, खाना ला के रख दिया, कुछ ला के रखा, बिरयानी हो गया, चावल हो गया, सलाद हो गया, सब कुछ ला के रख दिया, तो क्या हम रख पाएंगे उसको 1 महीने तक? नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा बनाते, ऐसा करते हैं एकदम से 1 महीने का पूरा खाना बना लिए, रख दिया उठा के फ्रिज में, खा रहे दिन भर ले लेंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। ये बात है, आई बात समझ? देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज प्रोडक्ट। अब कितनी खतरनाक बात बोला है, एम्स में क्वेश्चन आ गया तो कितना खतरनाक होता है ना। क्या बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या होता है? देखो, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है बोलते, तो तुम समझेंगे कुछ और दूसरा, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बोलो, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड, ये सारी चीज़ें रिलीज होती है। बात समझ में आ रही? कंफ्यूज तो नहीं आ रही? नहीं ना। ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और CO2 वाटर और एनर्जी क्या होंगी? रिलीज होंगी। तो जो मतलब जो ऑक्सीजन ये रिलीज करता उससे CO2 रिलीज करता, उससे बना लेता क्या खाना? नहीं ऐसे नहीं, वहीं क्यों रिलीज, वहीं क्यों खाना नहीं बना लिया, बाकायदा एटमॉस्फेयर से लेता है वो, ये अलग छोड़ता। रेस्पिरेशन अलग टाइम पर होती है, फोटोसिंथेसिस अलग वक्त में होती है, मतलब रात में होती है। अक्सर प्लांट रात में रेस्पायर करते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्लांट के नीचे नहीं सोना, अगर तुम नीचे सोएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे,
सुबह का टेम्पर दोपहर के टेम्पर सोएंगे तो ऑक्सीजन मिलेंगी तुम्हारे को। तो जब धूप रहती ना, धूप रहती तो क्या करते प्लांट? फोटोसिंथेसिस करते हैं ऐसे। तो धूप के टेम्पर प्लांट के सोने में, झाड़ के नीचे बैठने में कितना मजा आता है, तो अच्छा लगता है ठंड में, हाँ। तो वो बात है, ठीक है। द कंबस्शन रिएक्शन पढ़े थे, याद है? जलाने की, बिल्कुल। द कंबस्शन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन। तो जो भी कंबस्शन रिएक्शन रहती, क्या बोलते हैं? कंबस्शन इज नथिंग बट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना यार, जब वो रिएक्शन ही ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन तो होना उसके अंदर। द कंबस्शन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। यानी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो जिंदा रहते हैं बगैर ऑक्सीजन होने के। अभी बात सही है गलत है? तुम बोलो गलत बात है, नहीं कुछ नहीं, गलत बात है, सही है। कुछ वो बैक्टीरिया जो एनारोबिक क्या नाम है उनका, पढ़े हैं अपन? माइकोप्लाज्मा। हाँ, माइकोप्लाज्मा एक ऐसे बैक्टीरिया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। There are sufficient reason to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. अब बोलते, अब देखो इस, अब इवोल्यूशन में घुस गया, पास्ट में चले गया। क्या बोलते? देयर आर सफिशिएंट, हमारे पास में बहुत सारे सबूत ऐसे है टू बिलीव दैट, ताकि हम जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं? बिलीव कर सके, भरोसा कर सके, यकीन कर सके। दैट द फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लैनेट, पहला जो सेल बना इस प्लैनेट के ऊपर, है ना, पहला जो सेल बना प्लैनेट, लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। जो जिंदा रहता था बोलते इसमें, उसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता था। मेरी बात समझ में क्या बोला मैंने? कि इसके बहुत सारे सबूत मौजूद है कि हमारी दुनिया में जो पहला सेल बना उसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं थी, और रेस्पिरेशन कुछ नहीं करता। इवन अमंग प्रेजेंट डे, अगर आज के टाइम पर भी बात करें, अपन बोलते प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन। आज के टाइम पर भी इतने सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो बगैर ऑक्सीजन की भी अपनी जिंदगी गुजारते। एनारोबिक बैक्टीरिया, मिथानोजेंस देखे वो, उसके बाद में अपन माइकोप्लाज्मा देखे, वो भी एनारोबिक कंडीशन में रहता है। तो ऐसे आज के टेम्पर भी है, तो इसका मतलब तब के टेम्पर तो हो ही सकती है, ऐसा मानना है। जब दुनिया बनी होगी तो पहला से ऐसा बना जिसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं उसको, खुद की इवॉल्विंग कर रहा है। हाँ, आज भी है उसमें, आज भी है। यानी वो फिर वहाँ से इवोल्यूशन हुआ, खुद को फिर बढ़ते बढ़ते फिर अपन ऐसा अलग अलग ऐसा मान रहा हो कि भाई जो दुनिया में पहला सेल बना, सबसे पहला सेल, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं था उसका प्रोसेस, वो खुद ही अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा था, खुद ही कीमोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाने का, उसके बाद में उसको खुद ही डाइजेस्ट करने का, ऑक्सीडाइज कर देने का बगैर ऑक्सीजन के, और उससे एनर्जी लेना है, ऐसा कर रहा था। ओके, अब इसका ये बात का सबूत क्या है कि आज के टाइम पर भी क्या है, क्या बोलता, बहुत सारे ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो बगैर ऑक्सीजन के काम करते हैं। तो तब तो हो सकते ना, ऐसा बोलना चाह, समझे? लेकिन वो सारी बात बोलने की बात है ना, ऐसा था पहला सेल, अमका सेल, धमका सेल, अपन क्या मानते हैं? सब पहले से नहीं है, स्टार्टिंग से क्या बनाया हुआ है, हर चीज़ बनाई, कुदरत ने अलग अलग वेराइटीज रख दी बनाकर, ठीक। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें कैसे रहते बोलते हो? फैकल्टेटिव एनारोब्स रहते हैं। फैकल्टेटिव, सुनो तो क्या बोले, फैकल्टेटिव निकाले तख्लीकी होता है उसका मतलब। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एरोब्स, यानी अब क्या बन गया हो, एनारोब्स। यानी इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे फैकल्टेटिव एनारोब्स है। इस फैकल्टेटिव को छोड़ो, तख्लीकी उसका मतलब होता है, कोई मीनिंग नहीं लेंगे, एनारोब्स है बस समझो। वाइल इन अदर द रिक्वायरमेंट ऑफ एरोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट। लेकिन कुछ में जैसे अपने में, अपना सांस बंद कर दो बोले, मुंह पे हाथ रख दो, किसी को तकिए से मुंह दबा दो बोले, क्या होगा? मर जाएंगे वो। क्यों मर जाता? सांस बंद हो गई। सांस से ऐसा हुआ क्या जो मर गया हो? अपने मारे तो नहीं उसको, कोई जख्म भी नहीं लगी, ऑक्सीजन जो मिल रही थी वो सप्लाई बंद हो गया, तो उससे क्या हो गया? मर गया।
जो ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा था ना वो बंद हो गया, तो ऑक्सीजन सप्लाई मिलने से बंद मर गया। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन एक ऑब्लिगेटरी है, उसके लिए लाजमी है, वाजिबी है, ऑक्सीजन होना ही होना, अगर सांस नहीं लेगा तो मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात बोला कि वाइल इन अदर रिक्वायरमेंट ऑफ एरोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, कि एरोबिक कंडीशन उनके लिए ऑब्लिगेटरी है कि उनको होना ही होना, ऑब्लिगेट। एनारोबिक बोल रहा हो तो क्या एनारोबिक कंडीशन, while in others the requirement of यार anaerobic condition है ना, anaerobic condition is obligate। देखो some of these examples are facultative anaerobes, यानी देखो पूरा लाइन का मतलब, हाँ अपन उसका एरोबिक समझ लेते। पूरे लाइन का मतलब क्या हो रहा कि कुछ कैसे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते, वो चाहेंगे तो एरोबिक भी बन सकते, वो चाहे तो एनारोबिक भी बन सकते। फैकल्टेटिव का मतलब तख्लीकी है, वो खुद बना सकते हैं अपने आप को, कि भाई कंडीशन है उनके पास में ऑक्सीजन नहीं है एनारोबिक बन जाओ, ऑक्सीजन है एरोबिक बन जाओ, ऐसा। हाँ लेकिन कुछ कुछ कैसे कंपल्सरीली एनारोबिक, अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो उनका काम खराब हो जाएगा। जैसे अपन रहते हैं ना, अपन कैसे कंपल्सरीली एरोबिक है, अपन अपना सांस बंद कर दो अपन मर गए, तो उस तरीके से वो है कि वो कंपल्सरीली एनारोबिक है। क्या है बोलो, कंपल्सरीली एनारोबिक है, ऑब्लिगेट एनारोबिक है। इन एनी केस, कोई भी केस में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। देखो दोनों भी केस, अभी पूरी डीप बातें कर, अभी यहाँ से जो अलग उठाया उसे। देखो मैंने क्या बोला तुम्हारे को, चाहे तुम्हारा यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, है ना, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला हो, ग्लाइकोलाइसिस तक के कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस तक के कॉमन है। तो वही लाइन बोला उसने, लेकिन अदर अलग थोड़ा अलग अल्फाज में बोल दिया। इन एनी केस, कोई भी केस होता है, एरोबिक की हो एनारोबिक की हो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक किसकी भी हो, ऑल लिविंग सेल्स या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी, यानी उनके पास वो उतनी मशीनरी तो है ही, टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, जिससे क्या कर सकते हो, पार्शियली ऑक्सीडाइज करते रहते, यानी इतना तो सभी करेंगे, ग्लूकोज को आधा कम से कम कुछ ना कुछ तो ऑक्सीडाइज सभी करने वाले, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस बोले तो पार्शियल ऑक्सीडेशन को बोलते हो, और उसमें ग्लाइकोलाइसिस में दोनों में भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता है ना, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस तक के सब कर सकते हैं, है ना, तो पार्शियली ऑक्सीडाइज हर कोई कर सकता है। इतनी ग्लाइकोलाइसिस की जितनी एंजाइमेटिक मशीनरी लगती है, जो एंजाइम लगती है वो सबके पास में रहती है, समझे। ग्लाइकोलाइसिस में जो भी एंजाइम लगेंगी वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के पास में रहेंगी। विदाउट ऑक्सीजन दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस तो ना शुगर आई बस